Bhavna Sahni back with the new video for class 12th English, and in this video I am doing the chapter The Last Lesson line by line. So I will be giving you an explanation to this chapter line by line. So let's get started to this one. The Last Lesson. The Last Lesson is a chapter written by Alphonse Daudet. जो ये चैप्टर है ये फ्रेंच नोवेलिस्ट ने लिखा है, एक बहुत शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। एंड ये लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये लिखा गया था जब फ्रांको प्रशियन वॉर हुआ था, ठीक है। फ्रांको प्रशियन वॉर हुआ था 1870-1871 में। एंड इस फ्रांको प्रशियन वॉर में फ्रांस वॉज डिफीटेड और फ्रांस और प्रशिया के बीच में था, तो प्रशिया वॉज द विनर, विक्ट्री हुई थी प्रशिया की, एंड इट वॉज लेड बाय बिस्मार्क, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं प्रशिया की बात करूं, प्रशिया में आता है जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो अब इस स्टोरी में हम फ्रांस की एक डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो अल्सेस एंड लॉरेन है आफ्टर द डिफीट ऑफ फ्रांस, ये किसके हाथ में चला गया था? ये प्रशिया के हाथ में चला गया था आफ्टर द डिफीट ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखना कि ये चैप्टर तब लिखा गया था जब फ्रांको प्रशियन का वॉर हुआ था, फ्रांस डिफीट हो गई थी, प्रशिया जीत गई थी, और उस टाइम पे फ्रांस का एक डिस्ट्रिक्ट था अल्सेस एंड लॉरेन, ये चला गया था प्रशिया के हाथ में, राइट। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस. I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding. ठीक है, यहाँ पे जो नरेटर है वो बोल रहा है कि I was going to the school, ठीक है, एंड मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मुझे बहुत डर था कि मुझे स्कूल में जाके डांट पड़ेगी, because M. Emil had said that he would question us on participle. तो उसको लेट होने की कम टेंशन थी, ज़्यादा टेंशन ये थी कि M. Emil ने आज टेस्ट लेना था पार्टिसिपल्स पे, and I did not know the first word about them. और जो ये नरेटर है उसे पार्टिसिपल का एक वर्ड भी नहीं आता था. For a moment I thought of running away and spend the day out of door. So for a moment he thought कि चलो बंक मार लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, and let's just spend the day out of the door. ठीक है, it was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. तो अब बेसिकली ही वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग द सिनेरियो ओवर देयर कि वार्म था, बहुत ज़्यादा ब्राइट था, ठीक है। एंड जब वो स्कूल जा रहा था बर्ड्स वर चर्पिंग, इसने देखा ओपन फील्ड में प्रशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रांस का एक पार्ट प्रशिया के हाथ में चला गया था, तो अब प्रशियन सोल्जर वहाँ ड्रिल कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल. तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही थी नरेटर को एज कम्पेयर टू द पार्टिसिपल जिसका स्कूल में टेस्ट होना था, राइट. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. बट नरेटर ने क्या किया? ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मतलब अपने आप को इन टेम्पटेशन से रोके. ही हरिड टुवर्ड्स द स्कूल, ही मूव टुवर्ड्स द स्कूल. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. ठीक है. So when he was going to the school, तो एक बुलेटिन बोर्ड था, और बुलेटिन बोर्ड के आसपास, ये बुलेटिन बोर्ड था और बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था, राइट. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो जितनी भी बैड न्यूज़ होती थी हमेशा इस बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी फ्रॉम द लास्ट 2 years, जब से वो हारे थे, प्रशिया से हारे थे तब से, ठीक है। जो भी ऑर्डर्स होते थे प्रशियन कमांडिंग ऑफिसर्स के, लॉस्ट बैटल्स के, सब इनको नोटिस बोर्ड से पता लगता था. तो जब नरेटर ने यहाँ पे क्राउड देखा, सो ही वाज थिंकिंग कि अब पता नहीं कौन सी बैड न्यूज होगी. सो दिस वाज द फर्स्ट पेज. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पेज. This is the second page. Then as I hurried by as fast I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called for me. Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. तो बेसिकली जब वो भाग के स्कूल जा रहा था
तो जब उस टाइम पे एक ब्लैकस्मिथ था, वॉचर था, दे वर विद देयर फ्रेंड्स, दे वर विद देयर अप्रेंटिस, ठीक है, जो बुलेटिन रीड कर रहे थे, तो उन्होंने एज अ सरकाज़म, ठीक है, ये लाइन एज अ सरकाज़म बोली थी, टॉन्टिंग वे में बोली थी कि इतनी भी जल्दी क्या है, तुम पहुंच जाओगे स्कूल आराम से। ऑल राइट, ही वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट, सो यू कैन से दैट कि सरकाज़म में ये लाइन बोली गई थी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। तो जो नरेटर है, ही थॉट कि द वॉचर ब्लैकस्मिथ दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम, ठीक है, और एम हेमल तो वो फटाफट भागते हुए जाता है एम हेमल के लिटिल गार्डन, स्कूल के बाहर एक गार्डन होता है, वहां पे पहुंचता है, एंड ही वाज आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब भाग रहा होता है, सो ही वाज पैंटिंग, यू कैन से दैट। ऑल राइट, so usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher great ruler rapping on the table. तो अब जब वो स्कूल यूजुअली बिगिन होता है, नाउ इज द नरेटर इज एक्सप्लेनिंग द सिनेरियो, जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत हसल बसल होती है, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है, स्ट्रीट में सारा शोर सुनाई दे रहा होता है, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बच्चे लेसन्स रिपीट कर रहे हैं यूनिसन में, दे वर वेरी लाउड, कुछ बच्चे अपने ईयर्स पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि बाहर का शोर उन्हें ज़्यादा ना सुनाई दे, टू अंडरस्टैंड द लेसन बेटर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। बट आज क्या था, आज एकदम से शांति थी, आज ऐसा सिनेरियो नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो जो नरेटर है वो बहुत आराम से ऐसे चुप चुप के अपने डेस्क की तरफ जा रहा था, सो दैट उसको कोई नोटिस ना करे। बट उस दिन सब इतना शांत था, इतना क्वाइट था, जैसे संडे मॉर्निंग को होता है, तो ऑब्वियसली उसको भी नोटिस कर लिया जाएगा क्योंकि इतना शोर नहीं था उस दिन। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो उसने विंडो से देखा कि क्लासमेट्स आ गए हैं सारे। जो एम हेमल है, एम हेमल कौन है, उनका टीचर है जो एम हेमल, ही इज वॉकिंग हेयर एंड देयर विद द रूलर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रूलर अंडर हिज आर्म लाइक दिस, टेरिबल रूलर, ओके क्लियर। सो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। तो बहुत शांति थी, आराम से, तो जब जैसे ही उसने डोर ओपन किया सब उसको देख रहे एंड सबके सामने उसको अंदर जाना पड़ा। सो बेसिकली ही वाज लिटिल बिट ऑफ शेमफुल कि ही इज वेरी लेट टू द क्लास। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो वो डरा हुआ था क्योंकि उसको पता है डांट पड़नी थी। मोर ओवर ही वाज अशेम्ड दैट ही इज वेरी लेट। सो यहाँ पे ब्लश्ड का मतलब शर्माना वाला ब्रश नहीं है, ये शर्म वाला ब्लश्ड है, अशेम्ड वाला ब्लश्ड है, राइट क्लियर। सो बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे कोई डांट नहीं पीटी। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, go to your place quickly little France, we were beginning without you। तो उन्होंने एम हेमल ने बेसिकली नरेटर को कहा कि go to your place quickly France, we were just starting without you, we were beginning the lesson without you। So we can say that narrator का नाम था फ्रांस। all right, so I jumped over the bench and sat down at my desk। अब वो अपने बेंच के पास जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है। Not till then when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat। तो जब उसका डर एकदम से बाहर निकल जाता है, खत्म हो जाता है कि ठीक है एम हेमल ने उसे कुछ नहीं कहा, तो एकदम से वो नोटिस करता है कि जो उसके टीचर हैं उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी है, ठीक है, विच वॉज ऑल एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। एंड ये जो एम हेमल थे कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट द इंस्पेक्शंस एंड प्राइस डेज। तो बेसिकली जो ड्रेस आज एम हेमल ने पहनी थी वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में पहनते थे, दैट इज ईदर ऑन द प्राइस डेज और ऑन द इंस्पेक्शन डेज। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड solemn। अब जो पूरा स्कूल था बहुत अलग सा दिख रहा था उस दिन, बहुत स्ट्रेंज वाइब थी, बहुत स्ट्रेंज सा लग रहा था उसको यहाँ पे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज द सी ऑन द बैक बेंचेस दैट देयर वर always empty. The village people sitting quietly like ourselves, old Hausa with the three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. So the most
थिंग विच वॉज स्ट्रेंज कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली होती थी आज वो भरी हुई है, और उन बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे हुए हैं। और कौन कौन बैठा हुआ है? ओल्ड हाउसर विद हिज 3-cornered cat, right? Former mayor, former postmaster and several other people, right? Everybody looked sad, सब sad थे। Hauser had brought an old primer thumbed at the edge, Hauser ने primer पकड़ा हुआ है, ठीक है, एज से, and he held it open on his knee with his great spectacle lying across the pages। तो उसने अपने नी के पास प्राइमर पकड़ा हुआ है एंड उसके पेजेस के ऊपर उसके स्पेक्टिकल्स पड़े हुए हैं, राइट? क्लियर? While I was wondering about it all, तो अब जो फ्रांस है ये सब चीज़ें सोच रहा होता है कि विलेजर्स क्यों आए हैं, क्लास में इतना शांति क्यों है। तो जब ये सब नरेटर सोच रहा होता है, फ्रांस सोच रहा होता है, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो एम हेमल आते हैं, अपनी चेयर को माउंट करते हैं, पीछे करते हैं, ठीक है, और बहुत ही जेंटल टोन में, जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस से बात करी थी उतनी ही जेंटल टोन में वो बात करते हैं और बोलते हैं, माई चिल्ड्रन ये आज के लिए तुम्हारा लास्ट लेसन है। ऑर्डर आया है बर्लिन से टू टीच यू ओनली जर्मन, कि मैं सिर्फ तुम्हें जर्मन सिखाऊं इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो बर्लिन से ऑर्डर आ रहा है कि अब से स्कूल में फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, अब से स्कूल में बर्लिन सिखाई जाएगी, एंड आई एम योर फ्रेंच टीचर। तो ये आज के लिए मेरा लास्ट लेसन है। The new master comes tomorrow, तो जो नया टीचर है जर्मन सिखाने के लिए वो कल से आएगा। This is your last lesson, I want you to be very attentive। तो ये आज का लास्ट लेसन है आपका, तो I want you to be very attentive to listen to this lesson very attentively, all right? What a thunderclap these words were to me। तो बेसिकली ये जो वर्ड्स थे कि ये जो लास्ट लेसन है हमारी खुद की लैंग्वेज का, it was like a thunderclap for the narrator and everybody sitting in the classroom, right? On the wretches that was what they had put up at the town hall। Now he realized कि bulletin board पे यही news होगी जिसको सब read कर रहे थे। My last French lesson, why I hardly knew how to write, I should never learn anymore, I must stop there then। तो अब ये फ्रांस बोल रहा है कि ये उसका आज का लास्ट लेसन है, उसको कुछ भी नहीं आता, अब उसे लग रहा है वो कभी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सीख नहीं पाएगा, एंड ही इज स्टॉपिंग राइट हियर, राइट? Oh, how sorry I was not for learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the star. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, a grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up। So basically now France was feeling sorry कि भाई मैंने इतने टाइम से ढंग से क्यों नहीं पढ़ाई करी। जो बुक्स उसको हैवी लगती थी, डिफिकल्ट टू कैरी लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, आज वो ही बुक्स उसको उसकी फ्रेंड्स की तरह लग रही। एंड एम हिमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो basically now he is saying कि जो एम हेमल है उनको देख के भी उसको ऐसा लग रहा है कि भाई अब से I won't be able to see him anymore, right? This is the last time I'm seeing him, he is going away, and now he forget all about the ruler and how rude and how cranky he was, and he is feeling loved for his teacher, right? So let's see, poor man, it was in honor of this last lesson that he put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। So now France realized कि भाई इतने जो villagers है वो क्यों आए हैं, ठीक है। Now he is realizing कि villagers क्यों आए हैं, and he is realizing कि भाई उन्होंने fine Sunday clothes क्यों पहने हुए हैं। So let me just read this further for you। It was because they were sorry too, they had gone to basically ऐसा इसलिए था because he was sorry too, ठीक है। जितने भी विलेजर्स थे they were also sorry and they had gone to they were sorry कि वो अब स्कूल नहीं आते, they had not gone to school more। So it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service। तो जितने भी विलेजर्स आए थे वो क्यों आए थे, वो उनको बेसिकली थैंक यू बोलने आए थे। दिस वाज देयर वे टू थैंक देयर टीचर, जिन्होंने अपने 40 इयर्स की सर्विस दी अपनी कंट्री को, उनकी लैंग्वेज सिखा के, उनको रिस्पेक्ट दे के, राइट। So let me just explain this to you। While I was thinking all this,
जब ये सब चीजें सोच रहा था फ्रांस, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, एकदम से फ्रांस को सुनाई दिया कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अभी किसकी बारी थी पार्टिसिपल्स रिसाइट करने की? फ्रांस की बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful rule of for the participle all through, very loud and clear without one mistake. तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हुआ? Without any mistake, he wanted to speak the participle, but he was not able to. ना loud और clear बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे, because उन्हें नहीं पता था कि what all participle is about, उसको वो रूल नहीं आता था. But I got mixed up on the first word and stood there. तो first word पे ही वो अटक गया, mix हो गया फ्रांस का सारा, and वहीं पे वो खड़ा हुआ था, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So he was feeling ashamed again. He has just put his hand over the table like this. He was looking down, that he was fully ashamed, that he did not even know the single word of the participle, and this was his last lesson. I heard M. Himmel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Now M. Himmel ने फ्रांस को बोला कि नहीं, अब मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा फ्रांस. You see how bad you can feel. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow." So basically they have thought and said to themselves every time कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे. And now see where you have come. नाउ सी वेयर वी हैव कम आउट, कि आज से हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कल से हम अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद Alsace. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. नाउ दिस इज व्हाट M. Himmel said कि it's not only with you, पूरे Alsace के लोगों में यही प्रॉब्लम है, that they put learning for tomorrow. Now those fellow out there will have the right to say to you, those fellow out there means the Prussian people. All right, the Prussian, ठीक है, और वो तुम लोगों को बोल पाएंगे. How is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? Now M. Himmel is saying कि Prussian लोगों को पूरा right मिल गया ये बोलने का कि you are French people और तुम्हें खुद की language लिखनी और बोलनी नहीं आती है, right? How is it too you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We all are a great deal to reproach ourselves with. So now M. Himmel is saying that it's not only with you. We all are here जिन्होंने कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी एज कम्पेयर टू देयर ओन लैंग्वेज, जिसकी वजह से आज किसी को कुछ भी नहीं आता, राइट? योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स इतने एंशियस नहीं थे कि वो तुम्हें सिखा सके, ठीक है. दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, क्योंकि उन्होंने प्रेफर किया कि स्कूल जाने से अच्छा है तुम फार्म या मिल्स पे काम करो ताकि तुम थोड़े और पैसे एक्स्ट्रा कमा सको. एंड I have been to blame also. Now M. Himmel is blaming himself as well. Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lessons? तो वो अब M. Himmel अपने आप को blame कर रहा है कि मैंने भी तुम लोगों को काफ़ी बार बोला go and water my plants instead of making you learn the lesson. And when I wanted to go fishing, did not I just give you a holiday? और M. Himmel is again blaming himself and saying कि जब मुझे fishing के लिए जाना था तब मैंने भी तो तुम लोगों को holidays दी थी. Then from one thing to another, M. Himmel went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language. तो एक एक करके M. Himmel ने सबका बताया, and he said later on कि जो French language है वो सबसे beautiful language है. All right, he said the French language is the most beautiful language in the world, right? So now the clearest, the most logical, सबसे clearest language, सबसे logical language ही French language है, and that we must guard it among us and never forget it. कि French language को हमेशा हमें guard करके रखना है, बचा के रखना है, and we must never forget our language, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. So basically now M. Himmel is saying that when people are enslaved, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है,
और लोगों को अपनी लैंग्वेज आती होती है, तो वही लैंग्वेज जो है तुम्हारी की प्रिजन की है, तुम्हारी जेल की है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर बुक ओपन करी एंड ए लेसन रीड कराया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। So basically now Franz was understanding each and every word and he was amazed to see कि इतने टाइम से मुझे मेरी ही लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, आज अचानक से एकदम से मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully. तो अब वो लैंग्वेज इतनी ईजी लग रही थी फ्रांस को कि उसको ये सोचना पड़ा कि मैंने इतने टाइम से कभी एम हेमल को ढंग से सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग सो मच पेशेंस। और वैसे ही जैसे मैंने कभी इतनी केयरफुली सुना नहीं, वैसे ही एम हेमल को मैंने कभी इतनी पेशेंस के साथ पढ़ाते हुए नहीं देखा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one straw. So ऐसा लग रहा था कि जो पुअर मैन है वो सारी नॉलेज एक ही दिन में हमको देना चाहता है, जो भी उनको आती है, और हमारे हेड में सब कुछ डालना चाहता है at one straw. So because he wanted to guard his own language, right? After the grammar we had a lesson in writing. उसके बाद उन्होंने राइटिंग में लेसन किया। That day M. Hamel had new copies for us. उस दिन M. Hamel न्यू कॉपीज लेके आए थे जो बहुत ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखी थी, और उसके ऊपर लिखा था फ्रांस एल्सिस। All right, they looked like a little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. तो उन्होंने सबको एक नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करी जिसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ था और लिखा हुआ था फ्रांस एल्सिस। So those notebooks were looking like a floating flags, हर एक डेस्क के ऊपर ऐसा लग रहा था कि फ्लैग फ्लोट कर रहा है। So you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. So basically the narrator is saying कि आप लोगों को देखना चाहिए था कि सब कितनी प्यार से, कितनी आराम से काम कर रहे थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper. तो सिर्फ किसकी आवाज आ रही थी? तो आवाज आ रही थी सिर्फ लिखने की, scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one. One worked right on tracing their fish hook as if that was the French too. So basically एक बीटल भी आ गई थी क्लासरूम में और किसी ने उसको अटेंशन नहीं दी, and everyone was just busy in writing and learning French at that time. उन्होंने किसी भी और चीज को अटेंशन नहीं दी। On the roof the pigeon cooed very low and I thought to myself, will they make them sing German even in pigeon? So basically उस टाइम पे क्या हुआ, एक पिजन था उनकी रूफ के ऊपर, उसकी कू करने की आवाज आ रही थी, तो एकदम से फ्रांस ने सोचा कि जर्मन पीपल, जो प्रशियन पीपल है, वो हमें जबरदस्ती जर्मन तो सिखा रहे हैं, तो क्या ये पिजन्स को भी जर्मन में सिंग करना सिखाएंगे? सो दैट्स व्हाट ही थॉट, राइट? So whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, as he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. So जब वो फ्रांस लिख के ऊपर देखता था M. Hamel की तरफ, तो वो देखता था कि M. Hamel कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, and he wanted to just look at everything and keep everything in his mind कि वो उसको कभी ना भूले। Fancy for 40 years he had been in their same place. तो 40 years से जो M. Hamel है, he had been there at same place with the garden outside the window and his classroom in front of him just like that. मतलब 40 years से सब कुछ ऐसे का ऐसे ही था, कुछ भी change नहीं हुआ था, right? Only the desk and benches had been worn smooth. सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो थे उनको स्मूथ करवाया गया था। वॉलनट ट्रीज जो थे गार्डन में वो बड़े हो गए थे, एंड जो होपाइन ट्रीज थे दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, वो हमारी विंडो तक आ रहे थे फ्रॉम द रूफ। Only these were the changes took place in last 40 years, all right? So how it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. All right, so basically now France is realizing कि how heartbroken M. Hamel was when he has to leave, and he was thinking कि मैंने 40 साल यहाँ पे लगा दिए, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एंड एकदम से अब सब कुछ छोड़ के जाना है। एंड he could also hear his sister packing the trunks above the classroom. There was a room where she was packing, तो वो ट्रंक हिलने की आवाज आ रही थी। सो यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया है कि कितना ज्यादा M. Hamel हार्ट ब्रोकन था, राइट?
So, but he had the courage to hear every lesson to the very last. And Mehmal के पास पूरी courage थी to hear the lesson, every lesson जो था, last lesson. After the writing, we had a lesson in history. राइटिंग के बाद पहले उन्होंने राइटिंग करी ग्रामर में फिर उनके पास हिस्ट्री का लेसन उन्होंने किया. एंड वहाँ पे बेबीज चांट कर रहे थे. क्या चांटिंग कर रहे थे? बा बे दी बू बू. ऑल राइट. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम. अब वही रूम में पीछे ओल्ड हाउसर बैठा था और उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे. उन्होंने प्राइमर पकड़ा हुआ था दोनों हाथ में. एंड ही वाज स्पेलिंग द लेटर्स विद ऑल द किड्स सिटिंग देयर. राइट, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग. ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो भी रो रहे. जिस तरीके से वो आवाज, मतलब जिस तरीके से यू वर सिंगिंग द पोएम, जो वॉइस थी बहुत ट्रेम्बल्ड थी, फुल ऑफ इमोशन. फनी भी लग रही थी सुनने में, सैड भी लग रही थी. ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई बिकॉज this is the last day they are learning their language and this is the last day of M. Hemal teaching in the school. How well I remember it that the last lesson. और वो बोल रही थी ये last lesson जो है मुझे हमेशा याद रहेगा. All at once the church clock struck 12. अब एकदम से चर्च की क्लॉक थी 12 struck, 12 बजे एकदम से आवाज आई सबको. Then the Angelus at the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill. उन्होंने विंडो से देखा जो प्रशियन सोल्जर्स थे, they were returning from the drill. They sounded under our window और विंडोज तक उनकी आवाज आ रही थी. M. Himmel stood up. He was very pale. He was very sad. ठीक है, he stood up in his chair. ठीक है, एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और वो कह रहे मैंने कभी नहीं देखा एम हेमल लुकिंग सो टॉल. माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चोक्ड हिम एंड ही कुड नॉट गो ऑन. और वो एकदम से बोलता है माई फ्रेंड्स आई, और यहाँ पे चोक हो जाता है एंड ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग फर्दर. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करता है. चौक लेते हैं एंड चौक से लेके बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइंड, मतलब अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ he wrote as large as he could Viva la France. And Viva la France का मतलब होता है, बहुत important है, ये पूछा भी जाता है, long live France. All right, long live France. Clear? Then he stopped and leaned his head against the wall. Then he stopped, leaned his head against the wall ऐसे, and without a word he made a gesture to his hand, with his hand like a bye, and saying school is dismissed, you may go. कि school खत्म हो गया and you may go. This is the chapter, or this is we have done. यही है पूरा chapter. This is what we have done, and here we are finishing the chapter. And yes, this was a little bit sad chapter. अगर किसी को कोई भी doubt होता है, you guys can comment in the comment box for clearing your doubt. And yes, if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for my upcoming videos. And yes, अगर आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास चाहिए, please contact on the number given below in the video. And for notes, do not forget to follow us on Telegram, Instagram and Facebook. The link is given below in the description box. So yes, I will be meeting you super soon in my video, next upcoming video. So bye bye everyone.